नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बिग न्यूज बिग शो में बात होगी भारत के बढ़ते कद की। गुयाना दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से पीएम को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने हैं। इसके बाद बात होगी महाराष्ट्र और झारखंड की, जहां 20 तारीख को चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार है 23 तारीख का, यानी नतीजों के दिन का, जब जनता का जनादेश सामने आएगा। लेकिन इससे पहले विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल्स के मुताबिक, यानी अलग अलग एजेंसियों के द्वारा किए गए एग्जिट पोल के मुताबिक, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की एक बार फिर से सरकार बनती दिख रही है। वहीं बात करेंगे झारखंड की। यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इन दोनों राज्यों में एग्जिट पोल के मुताबिक किसी पार्टी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए वो मिल रही है, लेकिन जिस तरीके का समीकरण यहां पर देखने को मिल रहा है, या फिर कहेंगे जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे पहले रहे हैं और एग्जिट पोल्स के नतीजे एग्जैक्ट पोल में तब्दील नहीं हो पाए हैं, वो भी एक बड़ा विषय रहने वाला है। इसके बाद बात होगी हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिरसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। ये मेडिकल कॉलेज कितनी लागत से बनेंगे, मरीजों को क्या क्या सुविधाएं यहां पर मिलेगी, और इस दौरान नायब सैनी अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हुए नजर आए, इन तमाम बातों पर भी आपको तफसील से बताएंगे। सिरसा के बाद बात प्रदेश की राजनीतिक खबरों की करेंगे, जिसमें एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाने की धमकी भी दी है। लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों से बेपरवाह बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है। ईवीएम पर सवाल उठाकर कांग्रेस अपना समय बर्बाद कर रही है। इसके बाद हमारी अगली खबर भी कांग्रेस से ही जुड़ी है, जिसमें जुलाना से कांग्रेस की विधायक विनेश फोगाट की गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से विनेश फोगाट चुनाव जीती, लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। तो शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर। अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, क्योंकि खबरें सीधा जुड़ी है आपसे। बने रहे हमारे साथ। तो बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुयाना दौरे से, जहां कैरिबियाई देश डोमिनिका में पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने डोमिनिका का आभार प्रकट किया। इस दौरान कैरिबियाई देशों के साथ हाइड्रोकार्बन, डिजिटल भुगतान, फार्मास्यूटिकल्स जैसे 10 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारतवासियों को उनकी संस्कृति और परंपराओं के लिए समर्पित किया। 56 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। भारत और गुयाना ने हाइड्रोकार्बन, डिजिटल भुगतान प्रणाली, फार्मास्यूटिकल और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही भारत की यूपीआई प्रणाली को गुयाना में लागू करने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन और प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान भारत और डोमिनिका के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट और डोमिनिका के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि
भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का यह सम्मान है। पीएम मोदी ने भारत और गुयाना के आर्थिक और व्यापारिक संबंध को मजबूत करने के लिए नई पहल की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुयाना और भारत के बीच पुराने ऐतिहासिक संबंधों को भी दोहराया। फ्रेंड्स, भारत और डोमिनिका के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। 19वीं सदी में कई भारतीयों ने डोमिनिका को अपना घर बनाया। उनके द्वारा रखी गई आधारशिला हमारे संबंधों को मजबूत नींव प्रदान करती है। उसी से प्रेरित होकर हम डोमिनिका के विकास कार्यों और कैपेसिटी बिल्डिंग में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। भारत के लिए यह गहरे संतोष का विषय रहा है कि हम कोविड जैसी आपदा के समय डोमिनिका के लोगों की सहायता कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुयाना यात्रा ने भारत और कैरिबियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया है। डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान के साथ साथ 10 समझौतों पर हस्ताक्षर भारत के वैश्विक प्रभाव और सहयोग को दर्शाता है। ये दौरा ऊर्जा, डिजिटल भुगतान और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में भारत की सशक्त मौजूदगी को भी बढ़ावा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव की, जिसका रिजल्ट 23 तारीख को सुबह से आना शुरू होगा। लेकिन इससे पहले विभिन्न एग्जिट पोल्स के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को जीत मिलती दिखाई दे रही है, जबकि झारखंड में कांटे की टक्कर बताई गई है। यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड में 5 साल के सियासी उठापटक के बीच अब इंतजार 23 तारीख के चुनावी रिजल्ट का है, जब सुबह से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर बाद ये तय हो जाएगा कि इस बार आवाम ने किस पार्टी पर अपना अधिक भरोसा जताया है। लेकिन इससे पहले विभिन्न एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जबकि झारखंड में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी दावा किया है कि दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, महाराष्ट्र के अंदर भी दूसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ नहीं, पूर्ण रूप से बिल्कुल। लोग देखिए, नीचे लोग इस बात को पूरे अवगत हैं कि मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको कोई नकार नहीं सकता पूरे देश के अंदर। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी रिजल्ट को लेकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी पूरी तरह अस्वस्थ दिखे। बहुत अच्छा उत्साह का वातावरण बना है। हरियाणा में जीत के कारण से सारे देश में कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और उस उत्साह के कारण से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधनों को अपनी अपनी जीत की उम्मीद है, लेकिन इससे इतर इंतजार 23 तारीख का है, जब ईवीएम खुलने के बाद जनता का निर्णय सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए बात करेंगे हरियाणा को मिली नायब सौगातों की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिरसा के मिनी बाईपास रोड पर सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। करीब 22 एकड़ में बनने जा रहे इस कॉलेज पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस अस्पताल में सभी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध रहने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। आज संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन किया गया है, इस कॉलेज में
एमबीबीएस की 100 सीटें वो रखी गई हैं। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नायब सैनी सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने बाईपास रोड पर मेडिकल कॉलेज की भूमि का पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पीएम मोदी की सोच हर गरीब को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है, लिहाजा प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अभी वर्तमान समय में हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मेडिकल हब का विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने का और हर व्यक्ति को इलाज सुलभ कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस डबल इंजन की सरकार को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उस कड़ी में आज इस सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ है, उस लड़ी के अंदर एक कॉलेज और जुड़ गया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भिवानी मेडिकल कॉलेज भवन का काम लगभग पूरा हो चुका है। कैथल और गुरुग्राम यमुनानगर मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। जींद और महेंद्रगढ़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज का काम जल्द पूरा होगा। मेडिकल कॉलेज भिवानी के भवन का लगभग काम पूरा हो गया है। कैथल, गुरुग्राम, यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहे हैं। जिला जींद के हैबतपुर में, जिला महेंद्रगढ़ के कोरियावास में मेडिकल कॉलेजों के भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसके अलावा 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को, उनको दिक्कत ना आए, उनके नजदीक में ही अच्छा एक हॉस्पिटल मिले, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया कि हर जिला के अंदर हम अच्छी शिक्षा सुविधाएं देंगे, हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और उसको लेकर के एक एक कॉलेज ये हर जिला के अंदर खोले जा रहे हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें, जैसे अभी बताया भी गया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लगभग 700 थी, परंतु उस दृष्टि से तेज गति से जो अब काम हुआ है, पिछले 10 वर्षों में इस डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उस गति से हम प्रदेश को या देश को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। और उस कारण से हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या तो ज्यादा बढ़ रही थी, परंतु जनसंख्या बढ़ रही थी, उस दृष्टि से जनसंख्या बढ़ते हुए अनुपात में सुविधाएं बहुत कम गति से चल रही थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने इस गति को तेज किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुलने से सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। सिरसा में सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद
प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2185 हो जाएगी। पीजी की सीटें 289 से बढ़कर 861 हो जाएंगी। नायब सैनी ने कहा कि इससे प्रदेश के होनहार युवाओं को मौका मिलेगा। मुझे गर्व है बताते हुए, ये तीसरे टर्म की हरियाणा में जो सरकार बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के तीव्र गति से ये विकास हरियाणा प्रदेश का करने का मादा रखती है। और उसी कड़ी के अंदर आज ये सरकार ने फैसला किया कि सिरसा के बाबा संत सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का आज ये भूमि पूजन यहां पर हुआ है। और इसके माध्यम से जब ये यहां की सीटें हमारे बच्चों को यहां पर मेडिकल एजुकेशन वो मिलेगी और यहां के बच्चों को उसका लाभ मिलेगा, तो ये संख्या मेडिकल सीटों की, डॉक्टरों की बढ़ करके 2185 हो जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पीजी की 289 सीटें थी और अब वो जो बढ़ करके 861 की गई हैं, ताकि अच्छे डॉक्टर्स लोगों को उपलब्ध हो और उनको कोई दिक्कत समस्या ना आए, उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, उनको नजदीक में ही उनको अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल मिले। उस गति से ये हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि पीजी का डिप्लोमा उसकी भी सीटें 155 हैं, जो अगले 3-4 सालों में बढ़ करके एमबीबीएस की जो सीटें हैं ये 3485 हो जाएंगी। सिरसा में बन रहा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज 1000 करोड़ की लागत से करीब 2 साल में बनकर तैयार होगा, जिसमें एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। 22 एकड़ में बनने जा रहे इस कॉलेज में 500 बेड होंगे और सभी आधुनिक सुविधाओं से ये कॉलेज लैस होगा। आज संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन किया गया है, इस कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें वो रखी गई हैं। इस मेडिकल कॉलेज का जो भवन है वो 2 साल के अंदर बन करके पूर्ण हो जाएगा। हमने यह भी निर्णय लिया है कि हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेज भी स्थापित होगा। इस मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर मरीज निरोगी होकर के जाएगा। लगभग 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि सिरसा में प्रस्तावित इस कॉलेज की नींव करीब 2 साल पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र से वर्चुअली रखी थी और हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस कॉलेज का नाम सिरसा के संत सरसाईनाथ के नाम से किए जाने की घोषणा की थी। इस मेडिकल कॉलेज का लाभ सीमावर्ती पंजाब और राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की, जो ईवीएम की खुमारी से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक बयान दिया, जिसमें एक बार फिर से उन्होंने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। लेकिन बीजेपी ने भी उतनी ही शिद्दत से पलटवार किया है। पिछले महीने की 8 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाकर बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम किया। नायब सैनी अपने दूसरे कार्यकाल में और तेजी से फैसले ले रहे हैं। सदस्यता अभियान से संगठन को मजबूती दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस क्या कर रही है? तो इसका जवाब है कि कांग्रेस अभी भी ईवीएम की खुमारी में जी रही है। कांग्रेस के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की जीत कैसे हो गई। लेकिन अपनी हार की कमियों को खंगालने की बजाय कांग्रेस बार बार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने में लगी है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दीपक बाबरिया को मिले एक मैसेज का हवाला देकर चुनावी रिजल्ट में बड़ी साजिश का दावा किया है और हाईकोर्ट जाने की धमकी भी दी है। 7:35 7:39 पे मैसेज आया दीपक बाबरिया जी के फोन पर। वो इसको मैसेज को हमें फॉरवर्ड नहीं कर पाए। हमें इसका 9 तारीख को दोपहर बाद 3:32 पर मुझे मिला ये मैसेज। अगर ये 8 तारीख को सुबह में 7:30 बजे मिल जाता तो हम उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। दीपक बाबरिया खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, लेकिन वो ना तो उस दिन हमें मैसेज दे पाए और ना ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि उनका वो बीमार चल रहे थे, उन्हें मैसेज का पता नहीं चल पाया। मैं तो दवाई लेके सो गया था, अगले दिन उन्होंने वो मैसेज दिया। तो अगर ये उसी समय हो जाता तो ये दूध का दूध पानी का पानी उस समय बेनकाब हो जाता। सारी जो साजिश थी ईवीएम में, क्योंकि पूरी अक्षर से जो ये मैसेज है ये सत्य साबित हुआ है। इन 14 सीटों में से कोई भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। आगे वही आदमी नेक्स्ट डे 9 अक्टूबर को कह रहा है कि देयर वर 14 मोर सीट्स विच यू वन बट लॉस्ट। ये 11:44 का है, 11:44 पे, कि 14 और सीट थी जिनको आप जीतते हम तो हार गए। इसका मतलब 28 सीट हैक की गई। तो ये पूरा जो मैंडेट है ये चुराया गया बीजेपी द्वारा। इसके बारे में हम इलेक्शन पिटीशन में भी जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जा सकते हैं कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस के इतने सीनियर नेता का ऐसा बयान हैरान करता है। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन इससे पहले बीजेपी नेताओं ने उदय भान को निशाने पर ले लिया। ये जो सर्वे हुए एग्जिट पोल के हुए, उन्होंने भी बहुत सारी सीटों को दिखाया गया था ये जीतेंगे, बहुत सारी हमारी भी दिखाई गई थी ये जीतेंगे। अब ये चीज़ें तो जिस प्रकार से कांग्रेस है लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम करती है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही ऐसा किया है कि जो उनके 37 विधायक जीत के आए हैं, कम से कम उन कार्यकर्ताओं का तो धन्यवाद करते जो 37 जीत के आए हैं। और हमने उनसे सवाल भी किया था कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि जहां उनके 37 विधायक जीत के आए थे वहाँ ईवीएम ठीक थी या खराब थी। क्या अब इनका जीने का सहारा है ईवीएम, कि उसका नाम ले लेके रोते रहेंगे और तो कोई बात वो कह नहीं सकते हैं। इसलिए ये तो हर चुनाव में होता है कि जब कांग्रेस हारती है, जब हारने लगती है तो ईवीएम को लेके रोती है। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की हार पर भले एक धड़ा ईवीएम पर ठिकरा फोड़ता रहा हो, लेकिन कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा भी है जो स्पष्ट तौर पर मानता है कि कांग्रेस की हार की सही वजह क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स है, उसके बारे में है। उसका मुद्दा है जो हमारे इलाके में जिस तरीके से एक मामन खान जी ने बयान दे दिया कि मेवात में अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर जिन्होंने मेरा विरोध किया था उनको चुन चुन के मैं बाहर निकालूंगा, उसका मुद्दा हमारे यहाँ हो गया। एक इन्होंने जाट नॉन जाट का जो नैरेटिव किया वो चल गया इनका। देखो मुद्दे कई हो सकते हैं, मुद्दा एक ये नहीं हो सकता है, और भी कई मुद्दे हैं, उनको सब मिला के इलेक्शन केवल एक मुद्दे पे चल के आप जीत नहीं सकते हैं। और मैं आप ये नहीं कह सकते ओबीसी की वोट हमें नहीं मिली, ओबीसी की वोट हमें मिली है। 1% का फर्क तो है, 1% का फर्क तो है भाई, कुछ ज़्यादा फर्क थोड़ी ना है। अगर ये टिकट वितरण ठीक हो जाता, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जहाँ पर गलत टिकट दी है। बल्लभगढ़ में टिकट गलत दी है, हाँ, शादा राठौर को मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर जो है निर्मल सिंह की जो बेटी है चित्रा सरवारा, उसको मिलनी चाहिए। तो भैया देखो ऐसा है कि ये कहना है कि भी बीजेपी जीत रही है तो कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। बिल्कुल शैलजा फैक्टर भी रहा, शैलजा फैक्टर रहा, वो जो है इससे दूर रही 10 दिन तक, उसका असर पड़ा। बनने से पहले ओपनली ये कहना कि मैं सीएम बनूंगा, मैं सब गलत। कांग्रेस के अंदर इस तरह उठ रहे सवाल पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपनी सफाई दी है।
जिसमें उन्होंने कहा है कि टिकट वितरण पार्टी की प्रक्रिया के तहत हुई है और अगर कैप्टन अजय यादव को कोई एतराज है तो पार्टी के फॉर्म पर अपनी बात रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात जुलाना सीट से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर आलोचनाएं झेल रही हैं। और अब कुछ लोगों ने तो उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। दरअसल विनेश फोगाट ना तो विधानसभा सत्र में शामिल हुई और ना ही अपने विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दी, जिस वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। हरियाणा की जुलाना सीट से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। विनेश फोगाट के गुमशुदगी का पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्टर में लिखा गया है, पूरा विधानसभा सत्र खत्म हो गया लेकिन मैडम नजर नहीं आई। पोस्टर में जुलाना के लोगों से अपील की गई है कि यदि मैडम कहीं दिखें तो उन्हें तुरंत सूचित करें। बता दें कि विनेश फोगाट ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 6015 वोटों से जीत हासिल की थी। उन्हें कुल 65,080 वोट मिले थे। विजेता विनेश को कांग्रेस ने अपना स्टार प्रचारक भी बनाया था। विनेश की गैर मौजूदगी ने कांग्रेस पर सत्ता पक्ष को निशाना साधने का एक और मौका दे दिया। बीजेपी के कई नेता इस मुद्दे पर चुटकियां ले रहे हैं। ऐसा है जी, इसके चुनाव में जो इनने अब अपना जो कि सत्र चल रहा था ना, तो सत्र में ये पहुंची ना ही जुलाना विधानसभा की कोई इसने बात उठाई। ठीक है, विधायक तो कांग्रेस की बन गई थी, पहले लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए थे, जो काम करना चाहिए था। वास्तविक में ये इस टाइम पे इसका कोई अता पता नहीं है। इसे ही सुनने मारे कि लापता है, जो कि अभी तक इसका कोई भी समाचार नहीं मिला। ना ही सेशन सत्र के अंदर ये पहुंची, ना ही जुलाना की कोई आपत्ति उठाई, ना किसी कामकाज के बारे में। इलेक्शन जीतने के बाद कहीं गाँव में धन्यवादी दौरों पर नहीं गई, ना ही किसी को कुछ भी पता नहीं कि ये कहाँ है। वास्तविक में ये लापता है। इस मामले में बीजेपी के महामंत्री हरकेश पंडित ने जमकर चुटकी ली। हरकेश पंडित ने कहा कि ये सच्चाई है कि विनेश फोगाट जीतने के बाद कभी दिखाई नहीं दी। ये देखिए, ये फैसला जिन लोगों ने जिताया वो करेंगे। ये तो पहले कह रहे थे कि वो विधायक मिलेगी नहीं, जो आज विधायक है वो मिलेगी नहीं। तो ये तो उन्होंने जो जनभावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, ये तो कांग्रेस देखे या वो कैंडिडेट देखे या वहाँ की जनता देखे, जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाने का काम किया। ये पोस्टर तो जी वायरल हो रहे, हमने भी देखे हैं। जो जुलाना हल्का ने विनेश फोगाट को आवाज सुनने के लिए जो वोट दी थी, वो ना किसानों की ना मजदूरों की किसी की आवाज नहीं ठहरी, वो हकीकत में गुम हो गई है। और जुलाना हल्का की जो जनता है वो परेशान है। मंडिया में देख लो, पानी का बारे में देख लो, नहरी सिंचाई का बारे में देख लो, जनता बहुत परेशान है। और वो तो वोट लेके ऐसे गुम होगी जानू कदे आइए नहीं। इसलिए जनता की सुनने वाला जुलाना हल्का में आज तक को आया ही नहीं है। विनेश फोगाट की विधानसभा सत्र में गैर मौजूदगी ने उनकी जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए हैं। ये स्थिति उनकी राजनीतिक छवि पर प्रभाव डाल सकती है। सूर्या समाचार के लिए जिन से सुनील पवार की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो लगातार आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे, खबरों से बाखबर करवाते रहेंगे। सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।